नमस्कार, कुरुक्षेत्र में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शांतनु त्रिपाठी। कुरुक्षेत्र में आज बात करेंगे। उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव होने वाले हैं और इसको लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। नगर निकाय चुनाव में आरक्षण की प्रक्रिया भी, उस पर भी काम शुरू हो गया है। नगर निकाय चुनाव से जुड़े तमाम जो काम है उसको लेकर का अब प्रक्रिया में तेजी लाई गई है। तो आरक्षण की प्रक्रिया में भी तेजी लाई गई है, यानी कि नगर निकाय चुनाव के लिए आरक्षण निर्धारित होगा और आरक्षण के जो आंकड़े हैं वो वैसे ही रहेंगे, लेकिन आरक्षण का जो चक्रानुक्रम होता है उसी के आधार पर आरक्षण इस बार सीट जो है वो बदल जाएगी। नगर निकाय के चुनाव में चूंकि हर वर्ग को प्रतिनिधित्व मिले, इसको लेकर आरक्षण की जो प्रक्रिया है उसको किया जाएगा। लेकिन सवाल जो है वो इसी पर आज तमाम जो मेहमान हैं उनसे ये पूछा जाएगा कि देखिए, नगर निकाय चुनाव आरक्षण जो हो रहा है उस पर इन तमाम राजनीतिक दलों का क्या कुछ कहना है। नगर निकाय चुनाव में इन राजनीतिक पार्टियों की तैयारी क्या है। हालांकि अभी तक अगर देखा जाए तो तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि अगले महीने जो है वो नगर निकाय चुनाव उत्तर प्रदेश में हो सकते हैं और इसी को लेकर तमाम जो तैयारी है वो भी शुरू हो गई हैं। अलग अलग राजनीतिक पार्टियां पूरे दमखम के साथ अपनी तैयारी में लगी हुई हैं। तमाम जो कहा जाए कि बैठकें हैं वो की जा रही हैं। अपने पदाधिकारियों को, अपने कार्यकर्ताओं को निर्देश दिए जा रहे हैं किस तरह से तैयारी की जाए, वोटर लिस्ट किस तरह से जो है वो तैयार की जा रही है। तो तमाम जो काम है नगर निकाय चुनाव से जुड़े हुए उसको लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं और आरक्षण जो है इस बार बदला जा सकता है। उत्तर प्रदेश के 522 शहरी निकायों में मेयर और चेयरमैन की सीटों का आरक्षण इस बार बदल सकता है। नगर विकास विभाग ने कहा है कि निकायों में आरक्षण के आंकड़ों में कोई बदलाव नहीं होगा, लिहाजा पिछली बार इनका जो ब्यौरा शासन को जो है वो भेज दिया जाए, यानी कि आंकड़ों में कोई बदलाव नहीं होगा। लेकिन चक्रानुक्रम की अगर बात की जाए तो वो इस बार बदल जाएगा। जो सीट इस बार अनारक्षित थी वो अगली बार अगले चुनाव में अनारक्षित हो जाएगी। तो इसी पर बात करेंगे। तमाम प्रवक्ता जो है वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शरद त्रिवेदी जी बीजेपी के प्रवक्ता हैं, हमारे साथ जुड़े हैं। प्रदीप तिवारी जी कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कपीश श्रीवास्तव जी सपा प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत करेंगे सबसे पहले शरद त्रिवेदी जी आपसे। ये जो आरक्षण जो है कहा जाए कि नगर निकाय चुनाव में हो रहा है, इस पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है? सबसे पहले शरद त्रिवेदी जी। देखिए, न्यायिक प्रक्रिया है, इसमें जो भी फैसला है वो सामने आएगा। इस पे कोई टिप्पणी करना मुझे नहीं लग रहा है कि ठीक है, लेकिन हम लोग तैयार हैं। हर चुनाव के लिए हम तैयार रहते हैं और निरंतर हमारा कार्य चलता रहता है। हमें किसी चुनाव की तैयारी नहीं करनी पड़ती है, क्योंकि हम इस तरह का काम क्षेत्र में करते हैं। जिस तरह का विकास का कार्य उत्तर प्रदेश में हुआ है पिछले 8 साल में केंद्र के तरफ से, और जो पिछले लगभग 6 साल में जो राज्य में जिस तरह का कार्य हुआ है उसका हम लोगों को नतीजा मिला है। अभी आप देखें कि आजमगढ़ रामपुर में जो 2 चुनाव हुए उसका क्या नतीजा था, और अभी एक गोला गोकरनाथ में जो चुनाव होने जा रहा है उसका भी नतीजा सामने आ जाएगा। तो हम लोग निरंतर काम कर रहे हैं और हमारे काम के ऊपर जनता हमें आशीर्वाद देती है और आगे भी मिलेगा, हमें उससे पूरी उम्मीद है। ठीक है कपीश श्रीवास्तव जी, 111 नए निकाय बने हुए हैं इस बार। अलग सिरे से कहा जाए कि उसमें आरक्षण का जो है वो निर्धारण किया जाएगा और उस पर जो है जब आरक्षण का निर्धारण किया जाएगा तो निश्चित तौर पर नए समीकरण जो है वो सामने आएंगे। आपका क्या नजरिया है? ये जो आरक्षण जो है जिसको लेकर निर्धारण किया जा रहा है उस पर आपका क्या कुछ कहना है? क्या पार्टी का स्टैंड है? देखिए, समाजवादी पार्टी इस बात को कहती है कि ठीक है, चक्रानुक्रम में तो आरक्षण को शिफ्ट होना है। आरक्षण जिस कोटे का जिसका है उसको वो कोटा मिलना भी चाहिए। दूसरी चीज, जो निकाय चुनाव में निकाय कुछ बढ़ गए हैं उनके अंदर किस तरीके से ये अभी आरक्षण लेकर के आते हैं और किस तरीके से पारदर्शिता ये करते हैं, ये इस पर बड़ी बात है। क्योंकि अभी तक आरक्षण आ जाना चाहिए था, सीटों की चीजें आ जानी चाहिए थी कि किसको क्या सीटें हो रही हैं और पूर्व में वो क्या थी और वर्तमान में क्या हो रही हैं। तो अगर चक्रानुक्रम में रहता है और जो वार्ड बढ़े हैं, जैसे गोरखपुर में 70 वार्ड थे, 10 वार्ड और बढ़ गए तो 80 हुए, तो अब उनकी जो परिसीमन भी बदली है तो उसमें जो जनसंख्या, जिसकी आबादी जिस तरीके से है, क्या उसको सरकार ने ध्यान में रखा है, प्रशासन ने ध्यान रखा है कि नहीं रखा है। तो इसमें एक चीज और भी है कि कम से कम ये सब काम करने से पहले इनको राजनीतिक दलों की मीटिंग लेकर के उनसे राय मशवरा भी करना चाहिए
ना कि सीधे के सीधे कोई फरमान और निर्णय सुना देना चाहिए कि ये चक्रानुक्रम में ये हो गया और ये वार्ड निकाय जो है इसमें जो है ये आबादी है। कम से कम उसमें राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को भी शामिल करना। ठीक है। वार्डों का आरक्षण तय करने के लिए शासन ने शहरी निकायों को भी आदेश दिए हैं प्रदीप जी, और अगर किसी वार्ड में 50% से ज्यादा नई आबादी है तो उसको एक नया वार्ड मानकर आरक्षण तय किया जाएगा। और अगर वार्डों में सीमाओं के बदलाव के बाद भी आबादी अगर 50% से कम है तो पुरानी ही प्रक्रिया अपनाई जाएगी। तो ये वार्ड में अगर 50% से ज्यादा नई आबादी आ जाती है तो उसमें अलग तरह से आरक्षण जो है वो आरक्षण की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। आपका ये जो फॉर्मूला तय किया जा रहा है इस पर क्या कुछ कहना है, और कांग्रेस पार्टी का स्टैंड आरक्षण को लेकर इस पूरे नगर निकाय चुनाव पर? देखिए, नगर निगम के जो भी चुनाव होते हैं नगर निकाय के, उनमें आरक्षण की प्रक्रिया पहले से चली आ रही है, और जिस वार्ड में आरक्षण को देना है, किस वार्ड में कैसे सीट आरक्षित होगी नहीं होगी, वो उसका एक प्रोविज़न है, उसके तहत वो दिया जाता रहा है। अभी क्या हुआ कि इस बार कुछ गांव जो थे उनको क्या किया कि नगर निगम के सीमा के अंतर्गत ले आए हैं, और उनमें नए वार्ड तो नहीं गठित होंगे, क्या किया परिसीमन करके उसकी आबादी को थोड़ा बढ़ाया जा रहा है। कहीं पे अगर 20,000 या 30,000 वोटर है तो उसको थोड़ा और एक्सटेंड कर रहे हैं, ये काम किया जा रहा है, ना कि वार्ड। अभी तक की जो जानकारी, वार्ड नहीं बढ़ रहे हैं। अगर 110 वार्ड हैं लखनऊ नगर निगम में तो वो 110 हैं, उसमें आबादी को एक्सटेंड कर दिया है। अभी इन्होंने पिछली बार भी ये किया था कि परिसीमन किया था। परिसीमन में भी भारतीय जनता पार्टी इस तरीके से परिसीमन कर रही थी कि जहां पे उनके सभासद नहीं है, उनकी पार्टी के सभासद नहीं है, वोट बैंक को देख करके उस हिसाब से वोटरों को कैसे काटा जाए, कहां पे किस क्षेत्र को शामिल किया जाए, किस क्षेत्र को घटाया जाए, जिससे कि वहां उनका पार्षद चुन के आ सके। इस तरीके की प्लानिंग रहती है। अब ये आरक्षण में भी क्या करने जा रहे हैं, क्योंकि राजनीतिक पार्टियों से कोई मशविरा तो किया नहीं गया है किसी चीज़ को लेकर के। एक थोपने वाली बात है कि हाँ हम लेकर के ये आ गए हैं एजेंडा, और इस तरीके से हमने इसको कर दिया है। बाकी अगर सही तरीके से आरक्षण की प्रक्रिया का पालन किया जाता है तो उसमें क्या आपको आरक्षण की प्रक्रिया जो हो रही है उस पर कोई शक है? नहीं, आरक्षण की प्रक्रिया पे शक की बात नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां हैं उन पे शक करने की बात मैं कर रहा हूं। आरक्षण की प्रक्रिया पे कोई शक करने का, आरक्षण तो देना चाहिए, मगर भारतीय जनता पार्टी उसको किस तरीके से अपने लिए यूटिलाइज करती है इस पे संदेह होता है, क्योंकि आप किसी से सलाह मशविरा कुछ करते नहीं। परिसीमन को लेकर आपका सवाल है? जी बिल्कुल, परिसीमन को लेकर के है, क्योंकि परिसीमन भारतीय जनता पार्टी की पूरी प्लानिंग पिछले 2-3 महीनों से यही चल रही है कि किस तरीके से वोटरों को काटा जाए, जहां पे उनके पार्षद चुने हुए नहीं है वहां से अपने प्रत्याशी को जिताने के लिए काटपीट का काम ये इनके द्वारा किया जा रहा है इस समय पे। बिल्कुल। और लखनऊ की भी बात की जाए तो कई गांव ऐसे हैं जिनको इस बार जो है वो नगर क्षेत्र में शामिल किया गया है। शरद जी, परिसीमन को लेकर प्रदीप तिवारी जी कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी अपने हिसाब से उन क्षेत्रों को शामिल करती है जहां पर उनको लगता है कि यहां पर फायदा मिलने वाला है। देखिए शांतनु जी, कांग्रेस का जो इतिहास, तो क्या ये पार्टी ही इतिहास में जा चुकी है, और जिस तरह का इन्होंने काम किया है, इनको पुराना एक्सपीरियंस है इस मामले में कि किस तरह काट छांट के किया जाता है। इन्होंने 91 चुनी हुई सरकारों को बर्खास्त किया, तो किस तरह कानूनी प्रक्रिया का गलत इस्तेमाल होता है ये बेहतर जानते हैं हमसे, और इन्होंने ये किया भी है। लेकिन जो भाजपा की सरकार है उसके संरक्षण में या तत्वावधान में कोई इस तरह की घटना ना घटी है ना आगे घटेगी। जो न्यायिक प्रक्रिया है, जो उसके मापदंड दिए गए हैं, उसी के अंतर्गत ये काम किया जाएगा, ये मैं आश्वासन दे रहा हूं, और सरकार इसी पे कार्य कर रही है। लेकिन इस तरह की बातें, क्योंकि वो विपक्ष में है, और हमें उत्तर प्रदेश में तो पार्टी खाली बसपा से दुगने नंबर पर है, क्योंकि बसपा का 1 सीट आई थी, इनकी 2 सीटें आई थी। अभी नगर निकाय चुनाव की बात कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं तो हमें नहीं पता। और आप जब एक उंगली दूसरी की तरफ उठाते हैं तो 4 उंगलियां अपनी तरफ होती हैं। अभी आप महाराष्ट्र का उदाहरण ले लीजिए, आप कह रहे हैं कानून का पालन करते हैं, किस तरीके से आपने रातों रात सरकार बनाने का काम किया, तोड़फोड़ करने का काम आपसे ज़्यादा आज की डेट में कौन कर सकता है। गोवा में आपके कितने विधायक थे, उसके बाद किस तरीके से आपने कानून का पालन करके सरकार बनाई, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, आप देखते जाइए। आप एक साक्षात उदाहरण हैं भारतीय जनता पार्टी की, कानून को तोड़ने के लिए आप एक उदाहरण हैं।
वर्तमान परिस्थितियों में जो भी लोग देख रहे होंगे तो उसमें भारतीय जनता पार्टी सबसे ऊपर उदाहरण के रूप में चली आती है कि किस तरीके से कानून को रातों रात तोड़ करके कानून को रौंदने का काम भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया जाता है। आप कांग्रेस की तरफ उंगली ना ही उठाएं तो बेहतर है। प्रदीप जी, तैयारी किस तरह से चल रही है आपकी? देखिए, तैयारी तो हम लोगों के यहाँ बैठक चल रही है क्या? आपके जो नए अध्यक्ष ब्रजलाल खावरी साहब हैं, क्या किस तरह की तैयारियां कर रहे हैं? क्या बैठक जी अब हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनके अलावा हमारे प्रांतीय अध्यक्ष भी हैं। प्रांतीय अध्यक्ष के बाद में शहर अध्यक्ष हैं, जिला अध्यक्ष हैं। तो उसके बाद भी हम लोगों ने किया है कि 10 से 12 वार्ड एक टीम बनाई गई है जिसमें 10-12 वार्डों की जिम्मेदारी दे दी गई है, प्रति व्यक्ति को दी गई है। उसमें स्क्रीनिंग चल रही है, लोगों ने आवेदन कर दिए हैं, अब स्क्रीनिंग चल रही है, स्क्रीनिंग का काम। उसके बाद हम उस हिसाब से टिकट वितरण का करने का काम करेंगे कि कौन कैंडिडेट कहाँ पे सक्षम रहेगा जीतने में। भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के खिलाफ, भारतीय जनता पार्टी ने जो काम नहीं किया उनके खिलाफ कौन सा ऐसा हमारा कैंडिडेट होगा जो चुन करके सदन में पहुंचेगा। और सदन में पहुंचने के बाद जो जनहित के मुद्दे होंगे, जो जनता के मुद्दे होंगे, उन पे काम करेगा। इनकी तरीके से नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी की तरह से लगातार कई वर्षों से अगर आप राजधानी में बैठे हैं तो देखते रहेंगे। अभी मैंने पिछले दिनों आपके साथ में बैठ के चर्चा करी डेंगू की महामारी पे। डेंगू का प्रकोप इतना बढ़ता रहता है और इनके द्वारा लगातार निगम के द्वारा लापरवाही बरती जाती रहती है। सिर्फ कागजों पे खानापूर्ति के नाम पर वहाँ पे छिड़काव का काम खानापूर्ति कर ली जाती। बाकी अगर आप धरातल पे देखेंगे जाकर के तो कोई फॉगिंग नहीं, कोई फॉगिंग मशीन पे कोई काम नहीं होता। सिर्फ भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचार। भारतीय जनता पार्टी और भ्रष्टाचार दोनों एक दूसरे के पर्याय बने हुए हैं। जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का नाम आएगा वहाँ पे भ्रष्टाचार सबसे पहले आ जाता है। आप देखेंगे तो नगर निगम में आपको दर्जनों उदाहरण मिल सकते हैं। राजधानी में बैठे हैं तो यहाँ पे गाड़ियों की खरीद फरोख्त से लेकर के सफाई कर्मचारियों के पीएफ फंड से घोटाले से लेकर के आपको अयोध्या चले जाएंगे तो ऋषिकेश उपाध्याय जो इनके मेयर साहब है और उनके भतीजे जो राम मंदिर की जमीन में भी घोटाला कर देते हैं। तो ऐसा इनका इतिहास है पूरा। आप देखते जाएंगे, मतलब भारतीय जनता पार्टी और भ्रष्टाचार इनको आप अलग करके नहीं देख सकते हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी है तो भ्रष्टाचार वहां होना स्वाभाविक है। ठीक है, आपके पास आएंगे शरद जी, लेकिन कपीश जी, आज बैठक भी हुई है, सुना अखिलेश यादव जी ने बैठक ली है, कई नेता जो है उसमें शामिल हुए हैं। क्या चर्चा हुई है बैठक में? क्या निकाय चुनाव को लेकर चर्चा हुई या फिर चुनाव आयोग की तरफ से जो नोटिस आया था उसको लेकर चर्चा हुई है? कपीश जी, नोटिस पे चर्चा की क्या आवश्यकता? नोटिस उन्होंने एक सामान्य प्रक्रिया है जी, और समान प्रक्रिया के साथ जवाब देना है ना सर आपको जी। जवाब क्या, हम लोग तो बाकायदा एविडेंसेस लेकर के जाएंगे और उसमें कौन सी बड़ी बात है। हमने जो जिस समय पे पहले भी अपनी बातें प्रार्थना पत्र के साथ रखी थी उस पर उन्होंने कहा वो किया। ये तो इन्हें स्वतंत्र एजेंसी से जांच करानी चाहिए, लेकिन ये जांच स्वयं ना करा करके एविडेंस जो है उसी व्यक्ति से मांग रहे हैं जिसके घर में चोरी हुई है कि तुम बताओ क्या एविडेंस है चोरी होने की। तो जो भी प्रार्थना पत्र था शिकायत का वो हम लोग ने दिया गया, लेकिन जो वो कह रहे हैं हम उन्हें वो भी उपलब्ध कराने की पूरी कोशिश। अब मैं बात दूसरी कह रहा हूँ कि देखिए, नगर निकाय चुनाव हो या उपचुनाव जो अभी गोला गोकरण में होने वाला है और भविष्य में भी जो उपचुनाव होने वाले हैं, पार्टी बिल्कुल उस पर भी तैयारी कर रही है और साथ ही साथ हम 2024 की भी तैयारी में लिपटे हैं। वर्तमान समय में हमारा टोटल फोकस जो है वो पार्टी के संगठन को मजबूत करने का है। जल्दी पार्टी के जो हमारे संगठन के अध्यक्ष हैं उनको घोषित करने का है। उसको लेकर के भी हमारे यहाँ जो है वो बात चल रही है। और साथ ही साथ नगर निकाय चुनाव में जिस तरीके से परिसीमन में भेदभाव बरता गया है और भारतीय जनता पार्टी को जिन वर्गों के वोट छूट करते हैं उनकी कॉलोनियां जो बिखरी हुई थी उनको समेकित करके, और कहीं अगर अल्पसंख्यक बाहुल्य कॉलोनी है या जो है वो अति पिछड़े और पिछड़े की कॉलोनी है, वहां के को एक में संलग्न करके ये अपने जीतने की व्यवस्था उन्होंने अन्य जगहों पे जो इन्हें लगता है कि इनकी जाति बिरादरी में देने वाले लोग हैं उनको समेकित करने का काम किया। मैं तो उदाहरण आपको गोरखपुर का ही दे सकता हूँ, योगी आदित्यनाथ के गोरखनाथ मंदिर का दे सकता हूँ कि गोरखनाथ मंदिर और जहीराबाद इन दो जगहों पे जिस तरीके से खेल खेला है, क्योंकि गोरखनाथ में भी अच्छे अल्पसंख्यकों का मत था और उनको काट करके जो वर्ग जो सामान्य सवर्ण वर्ग है उनको सिंधी कॉलोनी से जोड़ते हुए गोरखनाथ का वार्ड कर दिया गया, जिसमें पहले से बाहुल्य अल्पसंख्यक था वजीराबाद, उसमें वहां के गोरखनाथ क्षेत्र के जो मुस्लिम मतदाता थे उनको वजीराबाद में शिफ्ट कर दिया। तो इस तरीके से ये भेदभाव पूर्ण कर रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी असली बात जानती है कि नगर निगम चुनाव में और जिस तरीके से इन्होंने डेवलपमेंट नहीं किया है शहरों में,
एक बारिश में जिस तरीके से इनकी नगर निगमों की पोल खुली है वो अद्वितीय सबके सामने है। भ्रष्टाचार से तो ठीक है। इतना भरा हुआ है कि इन्हें जवाब शरद जी आप कह रहे हैं कि देखिए परिसीमन में कुछ भी गलत नहीं हुआ है, और देखिए कपीश जी और प्रदीप जी किस आरोप लगा रहे हैं कि आपने देखिए किस तरह से जो परिसीमन है उसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ की है। आप कह रहे हैं सब कुछ ठीक है, कपीश जी आरोप लगा रहे हैं, प्रदीप जी आरोप लगा रहे हैं। शांतनु जी देखिए, और गोरखपुर का उदाहरण भी दे रहे हैं, वो बहुत अच्छे वकील भी हैं। हमने तो 2 मोहल्ले क्षेत्रों का आपको दे दिया जो गोरखनाथ मंदिर परिसर के अगल बगल की प्रवक्ता भी हैं। लेकिन मैं एक बात ये बता दूं कि देखिए ठीक है, जब हार ठीक है शरद जी, मैं वापस आता हूं आपके पास, लेकिन